आज आपको यहाँ पर इस मोमेंट पे बुलाने का मकसद है चंद चंद बातें सिखाना। जब मैं कल केमिस्ट्री का सेशन ले रहा था, हालांकि मैं लाइव सेशन लेने वाला नहीं था एग्जाम से पहले, बिकॉज आई हैव बिलीव कि जो कुछ हमने पढ़ना था पूरे साल हमने पढ़ लिया, पूरे साल में पढ़ लिया हमने। लेकिन फिर भी मैंने सेशन रखा और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जिन बातों को हमने अच्छी नीयत से डिस्कस किया, अल्लाह ने वो करम ये किया कि वो बातें एग्जाम में अच्छी खासी रिपीट हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो काम आपने आज केमिस्ट्री में किया, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने फजल फरमाया तो बायो में भी हो जाएगा। तो आज मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपको चंद बातें सिखाने के लिए आज मैंने चंद बातें सिखाने के लिए आपको बुलाया है। और मैं चाहता हूं कि वो बातें आपको सिखाकर अलविदा कर दूं और फिर कल दोबारा से मिलेंगे। ठीक है जी। मेरे बच्चे, आज जो मैंने आपको बुलाया है ना, वो बुलाया है उस सेक्शन के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में पता नहीं आप क्यों डरे हैं। पता नहीं आप क्यों डरे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा डर आपका यहाँ से मिटाते हैं अल्लाह के हुक्म से, और आपको आज बुला लेते हैं। तो आपको याद है कि हमने जब एर्ली पास पेपर्स किए हैं तो चीजों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक किया है। और अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस के हों, इकोलॉजी के हों, या सिस्टमैटिक बायोलॉजी के हों, बेसिक बायोलॉजी के हों, प्लांट बायोलॉजी के हों, तो यू शुड नॉट गेट बॉदर्ड। एक आध सा और अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी प्रूव किया बायोलॉजी के अंदर भी कि अगर अल्लाह ना करे पेपर ओवरऑल कहीं पर भी चैलेंजिंग होता है बेटा, तो बेटा वो सबके लिए चैलेंजिंग होता है और जाहिर है उससे थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। एंड दैट इज वाई मैंने आपको जब पेपर्स कराए थे, तो वो पेपर्स भी मैंने कराए जहां आपको 42 पे या इवन 40 पर भी क्या मिल रहा था, ए ग्रेड मिल रहा था। यस और नो। तो अगर पेपर जरा सी भी चैलेंजिंग तरफ जाएगा तो ये आपके फेवर में ही काम करेगा। तो इसलिए उस बात को लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं आपको ना ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं, यानी आपके हाँ जी बिल्कुल, मुस्तफा कह रहे हैं 40-42 वाला भी आपको मुश्किल नहीं लगा, विच इज वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीजें अच्छे से कवर की हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं फिर भी आपको इस सेक्शन का ना थोड़ा सा डर मिटाने के लिए चंद बातें समझाने लगा हूं। ठीक है। आज मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत अहम बातें करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जिस नियत से मैंने ये सेशन रखा है वो नियत पूरी हो जाए और अल्लाह ताला कम वक्त के अंदर मैं ज्यादा चीजें आपको करा पाऊं। ठीक है जी। मेरा इरादा ये है कि मैं 40-45 मिनट में या 1 घंटे में ये सेशन एंड कर दूं, ताकि आप अपनी मैथ्स की तैयारी कंटिन्यू कर सकें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि कल आपका पेपर है, बट बिकॉज मुझे डिवाइड करके लेना था ये सेशन, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको बॉदर किया और अभी आपको बुला लिया है क्लास के लिए। ठीक है जी। मेरे बच्चे, अब जैसे आज मैं आपको ना इकोलॉजी की चंद बातें हमेशा के लिए आपके दिमाग से उड़ा देता हूँ। इकोलॉजी की बातें दिमाग में रखें। देखो, सबसे पहले इकोलॉजी में जो डेफिनेशन हमारे पास, वन ऑफ द रिपीटेड डेफिनेशन है, आए जरा आंसर्स को याद करते हैं। वो है सस्टेनेबल रिसोर्स। कि भाई सस्टेनेबल रिसोर्स क्या होता है, भाई तवज्जो रखें। सस्टेनेबल, भाई इधर उधर की बातें अब नहीं करेंगे क्योंकि फिर पता है टाइम जाया होगा और मैं जो इंटेंट से बैठा हूँ वो पूरा नहीं होगा। याद रखें, जब भी सस्टेनेबल रिसोर्स की बात होगी, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड डेफिनेशन है। मैं इकोलॉजी के सेक्शन में से अहम तरीन बातें आपके लिए दिमाग में रखना, बैठाने की कोशिश करूंगा अगले 40-45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा। और फिर उम्मीद करता हूँ कि आप काफी बातें सीख जाएंगे, आपको अल्लाह हाफिज कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों, सस्टेनेबल रिसोर्स क्या होता है, मैंने पास पेपर कराते ही बताया था कि ऐसी रिसोर्स जो कि प्रोड्यूस हो रही हो, दैट इज प्रोड्यूस्ड as rapidly as as rapidly as it is consumed, और so it does not run out। दिमाग में बिठा लें, क्या बिठा लें दिमाग में, कि भाई सस्टेनेबल रिसोर्स है, इससे रेलेवेंस में कोई भी सवाल आएगा तो सस्टेनेबल रिसोर्स, तमाम जो लिविंग रिसोर्सेज होती हैं वो सारी सस्टेनेबल होती हैं। जैसे आपको एक सवाल कराया था, अगर आपको याद हो, कि अगर प्लांट को यूज करके हम उससे शुगर निकालें, शुगर से एथेनॉल बनाएं और एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करें, तो ये एक सस्टेनेबल रिसोर्स होगा क्योंकि प्लांट को आप तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या पेट्रोल एक सस्टेनेबल रिसोर्स होगा? क्या पेट्रोल एक सस्टेनेबल रिसोर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, जितना प्रोड्यूस होना था वो हो चुका है। भाई सफा मेरा शिकवा है, तुमने सबने अपडेट किया, तुमने मुझे अपडेट करना भी गवारा नहीं किया। कैसी बच्ची हो यार, तुमने केमिस्ट्री के पेपर के बारे में मुझे अपडेट भी नहीं किया। ये मेरा शिकवा है और मेरा और तुम्हारी जो है ना नाराजगी है अब। तुम्हारी क्लास से सबने अपडेट किया, लड़के लड़कियों ने किया है, मैंने कहाँ किया? तुम्हारा नंबर नहीं होगा फिर मेरे पास, नाम तो लिखा करोगे सफा हूं मैं। अच्छा, बैक टू डिस्कशन। तो मेरे बच्चे, पेट्रोल क्या एक सस्टेनेबल रिसोर्स है? नहीं है। क्यों नहीं है बोलो भाई, अगर एग्जाम में पूछता है क्यों नहीं है सस्टेनेबल रिसोर्स, तो आप बोलोगे इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। सस्टेनेबल रिसोर्स वो होता है जिसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो और रैपिडली प्रोड्यूस कर सकते हो। जितना वो कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा रेट से, बोलो भाई, उससे ज्यादा रेट से प्रोड्यूस कर सकते हो ताकि वो खत्म ना हो।
तो याद रखें, पेट्रोल हो गया या कोई फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सस्टेनेबल रिसोर्स नहीं है, ये सस्टेनेबल रिसोर्स नहीं है। एक तो ये बात हो गई क्लियर। इसी तरह बेटा अगला एस्पेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक तो एग्जामिनर पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से, देखो समझो, एक तो मैं सवाल पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, मैं सिर्फ टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, एंड आई वांट कि मैं 8-10 जो रिपीटेड चीजें ना इकोलॉजी की, वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूं। कहीं पर मैं क्वेश्चन की रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूं, कहीं पर मैं जेनेरिक बातें बता रहा हूं, तो प्लीज जस्ट ट्राई टू नोट दी, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स, और टिक हो जाए तो गुड टू गो है, छते फाड़ दोगे तुम। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा भाई, अब दो तरह का सवाल ग्लोबल वार्मिंग में आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में बेटा प्लीज आपस में बात ना करें, फिर मेरा ना मोमेंटम टूट जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में दो तरह का सवाल आ सकता है कि एक ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, हाउ एंड कॉन्सिक्वेंस। दोनों का जवाब अलग है, दोनों को मिलाकर भी पूछा सकता एग्जामिनर, दोनों को मिलाकर भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है उसके लिए आप जिक्र कर सकते हो, नंबर वन, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कहां से आती है, कंबशन से आती है, किसी भी चीज की कंबशन, और रेस्पिरेशन से आती है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, है भाई, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कंबशन ऑफ एनी फ्यूल, किसी भी फ्यूल की कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि क्या होती है बेटा, ग्रीन हाउस गैस होती है। क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये क्या करती है, सनलाइट की, सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी है ना, जब वो रेडिएट हो रही होती है, ये रेडिएट का वर्ड लाजमी रखना, जब वो रेडिएट हो रही होती है अर्थ से, तो कुछ हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है ये इनटू एटमॉस्फेयर, इनटू एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बढ़ता है, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर एग्जामिनर पूछेगा तुमसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और कैसे होती है, तो तुम बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड की, और तुम एक और गैस की भी बात कर सकते हो। अगर पेपर में एग्जामिनर ने ट्रिक खेलने की कोशिश की, मीथेन, मीथेन कहां से आती है बेटा, आप केमिस्ट्री का पेपर देकर आ रहे हैं, आप सबको पता होगा, मीथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि बनती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। मैं आपको आंसर सिर्फ समझा रहा हूं मोटे मोटे इकोलॉजी के, इकोलॉजी के। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग पर हाउ का सवाल आएगा, यू विल टॉक अबाउट मीथेन अगर रिक्वायर्ड है। कंबशन सोर्सेज की बात करोगे, ग्रीन हाउस है, ये भी ग्रीन हाउस है, वो भी ग्रीन हाउस है। सनलाइट से जो एनर्जी आती है, जब वो रेडिएट हो रही होती है अर्थ से, तो ये ट्रैप कर लेती है हीट इनटू एटमॉस्फेयर, जिससे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब वो सवाल पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, बस इतना ही जवाब दोगे। इज दिस क्लियर, बोलो भाई। जब वो पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, तो बस इतना ही जवाब दोगे। आपको कैसा पता चलता है पेपर में क्या आना है, अरे भाई छोड़ो उस बात को, तवज्जो रखो, फजूल बात नहीं करो, अहम बात बता रहा हूँ, सीखो। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, जवाब ये दे दो। अब वो पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो फिर आप बताओगे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ये सारी बातें मेरी नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन बस मैं कंसाइज रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आपके काम आ जाए, फिर आप कहेंगे कि सर आपको पहले से पेपर कैसे पता चला। मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा भाई, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जिससे क्या होगा, राइज इन वाटर लेवल होगा, राइज इन वाटर लेवल होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, फ्लडिंग्स आएंगी, फ्लडिंग्स आएंगी, ठीक है ना। इसी तरह जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो टेरिस्ट्रियल लैंड ऑक्यूपाई हो जाएगी, टेरिस्ट्रियल लैंड जो है वो अंडर वाटर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा। और इसी तरह मेरे बच्चों, इसी तरह मेरे बच्चों, जो आपके एबनॉर्मल रेनफॉल होगी। एबनॉर्मल रेनफॉल कैसे होती है भाई, ग्लोबल वार्मिंग में एबनॉर्मल रेनफॉल कैसे होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो समंदर का पानी तेजी से एवेपोरेट होगा, तेजी से एवेपोरेट होगा तो क्लाउड एबनॉर्मली तेज बनेगा, जब क्लाउड तेज बनेगा तो एबनॉर्मल सीजन में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ रेन होना शुरू हो जाएगी, जिससे फिर क्रॉप खराब होगी, क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी। आप जानते हैं ना बास क्रॉप्स को क्या होता है मेरा बच्चा, यू नो दैट कि बास क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है, ड्राई सीजन चाहिए होता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय होगा, इवेंट लाइक क्लाउड बर्स्ट वगैरह होंगे, दैट इज द मैक्सिमम एस्पेक्ट
जो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है दोबारा से। लेट मी हाईलाइट ऑल ऑफ देम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? राइज, सबसे पहले बोलोगे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जिससे राइज इन वाटर लेवल आएगा, जिससे फ्लडिंग्स होंगी, टेरिस्ट्रियल लैंड अंडर वाटर आ जाएगी, एबनॉर्मल रेनफॉल होगा, क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी, क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट होंगे। तो ये वो बेटा, ये वो कंटेंट है जो कि आपको दिमाग में होना चाहिए व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, बोलो बेटा। नंबर वन, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, उसका जवाब यहां लिखा हुआ है। हाँ, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है कि आप बच्चे बस कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी नहीं लिखना है। यू नीड टू बी एब्सोल्युटली कंसाइज इन योर आंसर। अगर वो पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट ग्लेशियर का मेल्ट होना, राइज इन वाटर लेवल, फ्लडिंग आना, कनेक्टिव है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ दीज पॉइंट आर कनेक्टेड। ग्लेशियर मेल्ट होना, राइज इन वाटर लेवल, उसकी वजह से फ्लड्स आना, उसकी वजह से टेरेस्ट्रियल लाइन अंडर वाटर आ जाना, बेवक्त बारिश होना, क्रॉप का डिस्ट्रॉय हो जाना, या क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट हो जाना। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या है कि जब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो हमारा, आपको पता है ना कि जो हमारा ओशन वाटर होता है ये एवेपोरेट होता है, फिर ये क्लाउड बनाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इवेपोरेशन तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लाउड एबनॉर्मली ज्यादा बनेंगे। ज्यादा बनेंगे तो वो जल्दी रेनफॉल करेंगे, जब जल्दी रेनफॉल करेंगे तो एबनॉर्मल सीजन में रेनफॉल आ जाएगी। ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बात समझ में आती है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बात समझ में आती है बच्चों? ओके। इसी तरह बेटा, इसी तरह बच्चे, अगर आपसे सवाल एग्जामिनर पूछे कि भाई सॉइल में जो फर्टिलाइजर होता है, सॉइल में जो फर्टिलाइजर होता है, सॉइल में जो फर्टिलाइजर होता है, इसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं, इनका क्या रोल है? तो यू ऑल नो कि नाइट्रेट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू मेक, बोलो, अमाइनो एसिड्स। नाइट्रेट्स आर रिक्वायर्ड। पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या दिमाग में डाला है, बस अच्छे से समझ लो और सर्टिनिटी आ जाए। इकोलॉजी का जो तुम लोगों ने रोना धोना मचाया ना, उसको खत्म करो। नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट टू मेक, अच्छा एक और बात, नाइट्रेट्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब, रिमेंबर, ये सारी बातें आपको पता है। नाइट्रेट जो है पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते, दे आर एक्टिवली एब्जॉर्ब by root hair cell, and then they are utilized to make amino acids, and then those amino acids are used to make proteins such as enzymes या hormones या build plant body yes or no? तो ये हो गया नाइट्रेट का एक एस्पेक्ट, नाइट्रेट का एक एस्पेक्ट। रिमेंबर एक्टिव वाला पार्ट अहमद शफीक फॉर नाउ प्लीज। अच्छा, इसके बाद नाइट्रेट का जो दूसरा एस्पेक्ट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं यही नाइट्रेट्स हैं, अगर ये रिवर या पॉन्ड में जाके गिरते हैं, यही नाइट्रेट्स अगर रिवर या पॉन्ड में जाके गिरते हैं, तो इससे पूरा एक अलग सवाल आता है। क्या होता है मेरा बच्चा? इससे फिनोमिना होता है यूट्रोफिकेशन का। अब यूट्रोफिकेशन का फिनोमिना अगर डिस्क्राइब करने के लिए आ गया तो क्या होगा मेरे बच्चे? आपको याद होना चाहिए यूट्रोफिकेशन के फिनोमिना में क्या होता है बेटा। रिमेंबर के नाइट्रेट जो है, लेट मी गिव द फ्लो चार्ट। ये सारी चीजें मेरे नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, समराइज नोट्स में भी लिखी हुई है, इसलिए सिर्फ मैं रिविजन करा रहा हूं। आप इसको नोट करना चाहे जरूर नोट कर लें, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बस गो थ्रू करके आपके आंसर्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना इकोलॉजी से, मैं उनको इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर लूं, ठीक है। तो मेरे बच्चों जरा तवज्जो रखिएगा, क्या होगा भाई? तो नाइट्रेट जब ड्रेन करेंगे, नाइट्रेट्स ड्रेन करते हैं, जिसकी वजह से आता है एल्गल ब्लूम, यानी जिसको हम कहते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी। और जब एल्गी ओवर ग्रो करते हैं तो सरफेस ऑफ वाटर ऑक्यूपाई हो जाती है। सरफेस ऑफ वाटर जब ऑक्यूपाई हो जाती है तो सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। सनलाइट जब ब्लॉक हो जाती है तो प्लांट जो अंडर वाटर एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो क्या नहीं कर पाते? फोटो सिंथेसिस नहीं कर पाते। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा भाई? प्लांट मर जाएंगे, प्लांट डाइज। इवन प्लांट डाई करने से क्या होगा? फूड सोर्स कॉम्प्रोमाइज होगा, फूड सोर्स भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि प्लांट आप जानते हैं बेटा फूड सोर्स होता है। प्लस प्लस क्या होगा? ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि प्लांट जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दोबारा समझो, इस एक बात से पता नहीं कितनी बातें रिलेटेड हैं।
रिवर पॉन्ड में जब ये नाइट्रेट्स गिरते हैं तो इससे एक पूरा फिनोमिना होता है जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कैसे होगा? जब नाइट्रेट्स गिरेंगे उससे एल्गल ब्लूम आएगा, एल्गल ब्लूम की वजह से सरफेस पर ओवर ग्रोथ हो जाएगी एल्गी की, जिसमें सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, सनलाइट ब्लॉक होगी, एक्वेटिक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, प्लांट मर जाएंगे क्योंकि उनको फूड ही नहीं बना पा रहे वो। फूड सोर्स, प्लांट क्या होते हैं? फूड सोर्स होते हैं, तो फूड सोर्स भी कॉम्प्रोमाइज होगा, ऑक्सीजन भी कॉम्प्रोमाइज होगी, जिसकी वजह से, बोलो बेटा, एनिमल मरेंगे। नाउ एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ शुरू हो जाएगी क्योंकि भाई उनके पास फूड ही नहीं आ रहा। जब उनके पास फूड नहीं आ रहा तो वो भी मरेंगे। और मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, इन सब चीजों को डीकंपोज करेंगे, इन सब चीजों को डीकंपोज करेंगे कौन? डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया है ना, ये डीकंपोज करने के लिए क्या करते हैं? यूजेस ऑक्सीजन टू डीकंपोज। याद रखिएगा, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए डीकंपोजिशन के लिए। तो अब होगा क्या कि आप देखें यहां ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो रही है, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो रही है, और फिर बैक्टीरिया मरने वालों को डीकंपोज करेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन और ज्यादा यूज कर लेंगे ये। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इसीलिए सारा जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसमें दरमियान में कोई भी बात रेलेवेंट आ सकती है, इसलिए उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से दोहरा दूं, ये मैं पढ़ा नहीं रहा, आपके पास नोट्स में, लेक्चर में ये सब कुछ मौजूद है। आपने इकोलॉजी के नोट्स बनाए हुए, हर एक चीज उसमें लिखी हुई है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल थिंग्स जस्ट एज रिलेटेड टू द मार्किंग स्कीम। अगर आपसे वो नाइट्रेट के बारे में कुछ पूछता है तो दो चीजें नाइट्रेट के बारे में इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आ गई बच्चों? ये पूरी बात समझ में आ गई? यस और नो? ओके। इसी तरह मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये वाला। ये मैं ऑलरेडी पास पेपर कराते हुए करा चुका हूं आपको, कि भाई वो आपसे पूछता है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। आप जानते हैं कि जितने ज्यादा लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, लाइट है, सनलाइट के बाद प्लांट उसे यूज कर रहा है, प्लांट के बाद उसे वन नॉड कंज्यूमर यूज कर रहा है, यस और नो? उसे फिर टू नॉड कंज्यूमर यूज कर रहा है, उसे फिर थ्री नॉड कंज्यूमर यूज कर रहा है। डू यू नो दैट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इवन के क्वार्टरनरी कंज्यूमर यूज कर रहा है। तो जैसे जैसे आप जानते हैं कि आपके जो ट्रोफिक लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, एनर्जी क्या होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे बेटा? बोलो, एनर्जी क्या लेवल, क्या होती है बेटा? एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे लॉस होती है। रिमेंबर, एनर्जी लॉस होती है। अब एनर्जी लॉस कैसे होती है वो बता रहे हैं। देखो, एनर्जी लॉस कैसे कैसे होगी? हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी लॉस होगी। कैसे लॉस होगी? नंबर वन, यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद भी एनर्जी, भाई प्लांट अगर फूड बना रहा है तो वो प्लांट फूड खुद भी तो यूज करेगा ना, ये सुनो। तो हर लेवल पे मेरे बच्चे एनर्जी खुद भी यूज होगी। इसी तरह एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं? एनिमल्स यूज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मूवमेंट एंड रेडिएशन। हर एनिमल की बॉडी से हीट रेडिएट होती है बेटा। हर एनिमल की बॉडी से हर एनिमल की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वो एनिमल है, वो तो मूव भी करेगा। ठीक है, रेडिएशन से भी लूज होगी, और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सब आ जाएगा बेटा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सब आ जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। बाकी मूवमेंट है, रेडिएशन है, हीट रेडिएट हो रही है, उससे भी लूज होगा, जिसकी वजह से लेस एनर्जी ट्रांसफर होगी। लेस एनर्जी क्या होगी बेटा? ट्रांसफर होगी। तो एनर्जी लॉसेस का वो पूछेगा। ये सवाल हम पास पेपर में भी कर चुके हैं कि व्हाई मोर एनर्जी एफिशिएंट फॉर ह्यूमन टू ईट प्लांट्स। ज्यादा प्लांट खाना एनर्जी एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि जब आप डायरेक्टली, मान लीजिए आप इस लेवल पर हैं, आप डायरेक्टली प्लांट खा, आप दरमियान में कम ट्रोफिक लेवल्स हैं, दरमियान में लेस एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहां पर जो मोर एनर्जी है ये आप तक पहुंच रही है क्योंकि लेस लॉसेस हुए हैं एनर्जी के, लेस रेडिएशन हुई है, लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, लेस लेवल्स इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से यू आर कंज्यूमिंग और यू आर गेटिंग मोर एनर्जी। यस और नो बेटा? यस और नो? फिर इसके बाद बेटा एक और सवाल, अगेन मैं पास पेपर कराते हुए ऐसा सवाल करा चुका हूं, अगर आपका इनेट मेमोरी अच्छी है तो आपको याद होगा मेरे बच्चे कि आप एग्रीकल्चरल लैंड या फॉरेस्ट से रिलेटेड बात करने लगा हूं। सजेस्ट थ्री इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर के लिए अगर हम कम लैंड इस्तेमाल करेंगे, इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट याद करो, जो पास पेपर मैंने कराया था उसमें इस तरह का सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं दोबारा से आपको गो थ्रू कर देता हूं। बेटा एग्रीकल्चरल लैंड अगर हम कम यूज कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड कम करने के लिए हमें दरख्त नहीं काटने पड़ेंगे ना, तो इसका सबसे पहला जो नैरेटिव आएगा वो डिफॉरेस्टेशन से आएगा। और आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या चीजें लिंक होती हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या चीज लिंक होती है। ये हैबिटेट होता है, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ होता है, यस और नो। क्या क्या चीजें रिलेट करनी है इससे, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ होता है, तो लेस एक्सटिंक्शन आएगी। जब आप डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे तो हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ बाकी रहेगा, जिसकी वजह से वो लेस। अब अगर एग्जामिनर ने जेनरिक पूछा है, सब कुछ लिख सकते हो, स्पेसिफिकली कोई चीज पूछी है तो वही लिखोगे। हैबिटेट लॉस फॉर वाइल्ड लाइफ, डिक्रीज हैबिटेट लॉस फॉर वाइल्ड लाइफ, लेस एक्सटिंक्शन होगी। और जब लेस एक्सटेंशन होगी तो मोर मोर बायोडाइवर्सिटी होगी, ऐसा नो बेटा, मोर बायोडाइवर्सिटी होगी, मोर बायोडाइवर्सिटी होगी। अच्छा, इसी तरह से मेरे बच्चे, डिफॉरेस्टेशन जब आप कम करेंगे तो उससे सॉइल इरोजन कम होगी, है ना, सॉइल इरोजन कम होगी, उससे फ्लडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था दरख्त जो है वो हिंड्रेंस का काम पूरा करते हैं, यस और नो। तो जब आप डिफॉरेस्टेशन के रेफरेंस नहीं बेटा, फर्टिलाइजर कैन बी राइट लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जब एग्रीकल्चरल लैंड कम यूज कर रहे हैं तो लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर होगा, वेरी गुड, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर होगा, वेरी गुड बेटा। ये सारी बातें ब्रॉड स्पेक्ट, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर होगा तो यूट्रोफिकेशन के चांस कम हो जाएंगे बेटा। इसी तरह क्रॉप, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड कम होगी तो क्या मैं कह सकता हूं लेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, ये जो दवाएं स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर टॉक्सिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है, लेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड वगैरह। बेटा जब आपको एग्जामिनर सवाल पूछेगा ना एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, यू हैव टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेट मी से दिस अगेन, एग्रीकल्चरल लैंड का लेस यूज करना क्या क्या, क्या क्या जो है वो आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। नंबर वन, डिफॉरेस्टेशन कम होगी। जब डिफॉरेस्टेशन कम होगी तो आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये उनके रहने की जगह है, उसकी वजह से एक्सटिंक्शन नहीं होगी, उसकी वजह से लाइफ की वैरायटी मेंटेन रहेगी। और जब लाइफ की वैरायटी मेंटेन रहेगी तो आप जानते हैं जो आपका इकोसिस्टम होता है वो स्टेबल रहता है, यस। इसी तरह जब आप फॉरेस्ट नहीं गिराएंगे तो सॉइल इरोजन कम होगी, फ्लडिंग कम आएगी। जब आप एग्रीकल्चरल लैंड कम यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर कम यूज होगा, कम यूज होगा तो यूट्रोफिकेशन कम आएगी। फिर आप प्लांट्स पर, क्रॉप पर हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं तो उनका यूज केस कम हो जाएगा, यस। तो जब एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड आएगा तो मेरे बच्चे ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? लेस फ्लडिंग, यस लेस फ्लडिंग। जो फॉरेस्ट होते हैं, मैं पास पेपर कराते हुए बता चुका हूं बेटा, आपको याद होना चाहिए था कि जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर हिंड्रेंस इन द वाटर फ्लो, दे आर हिंड्रेंस इन द वाटर फ्लो, यस। और यस, बहुत अच्छा एक पॉइंट तो बिल्कुल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स जो है वो ड्रॉप होंगे और इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रिड्यूस होगी। क्लियर? हिंड्रेंस का मतलब रेजिस्टेंस बेटा, जैनब खान, हिंड्रेंस का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रुकावट। नहीं नहीं दिव्या, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। बच्ची कह रही है सर 3 मार्क्स में सब कुछ लिखना है, नहीं बेटा, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन बेटा, आई एम जस्ट stopping at frequently asked questions, and I am explaining that particular thing in complete detail which you are supposed to have in your mind while answering. इधर तो कोई 3 बातें लिख दोगे, समझ आ रही है बात? लेस मीथेन प्रोडक्शन लिखोगे, आई डोंट वांट यू टू राइट दैट, बिकॉज मीथेन शुड बी रिलेटेड टू डिके ओनली ना, इस वक्त हम डिके पर बात नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड दिस इज ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। यू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स ऑलरेडी। अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद कंटिन्यू करता हूं।
बहुत बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ? ओके। ओके, मेरे बच्चों ये तो हो गई बात उसकी। अब एक और सवाल की तरफ चलते हैं। फूड वेब वाले सवाल बिल्कुल सिंपल हैं, आप जानते हैं भाई, जो एक प्रोड्यूसर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। फूड चेन के सवाल में तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा। यस, और आपको ये भी मालूम है, हाँ बेटा करा रहा हूँ, आपको ये भी मालूम है कि जितने ज्यादा लेवल्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना एनर्जी ट्रांसफर कम होता जाएगा। यस, यस बेटा। ओके। अच्छा, एक बच्चा बच्चा कह रहा है सर ट्रोफिक लेवल और कंज्यूमर में बता दें। देखो, ट्रोफिक लेवल का मतलब है एनर्जी लेवल्स। सबसे ज्यादा एनर्जी इस लेवल पर, दैट इज फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, दैट इज सेकंड ट्रोफिक लेवल, दैट इज थर्ड ट्रोफिक लेवल, दैट इज फोर्थ ट्रोफिक लेवल एंड दैट इज फाइव। ट्रोफिक लेवल्स का मतलब है, आसान लफ्जों में याद रखें, एनर्जी लेवल। और दूसरा है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वाला चार्ट। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो वहां पर प्रोड्यूसर प्लांट होता है हमेशा, और उसके बाद फिर वन नॉड यानी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी कंज्यूमर होता है। भाई जिन बच्चों को भी इसमें कंफ्यूजन है वो अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लें। ट्रोफिक लेवल्स का मतलब होता है एनर्जी लेवल्स। ट्रोफिक लेवल का मतलब है एनर्जी लेवल्स जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म स्टैंड कर रहा है। जैसा कि अगर हम इस केस में देखेंगे, जो डायग्राम आपको दिखाई भी है, इस केस में सबसे अर्लीस्ट ट्रोफिक लेवल पे कौन है भाई, बोलो तो। सबसे अर्लीस्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? एल्गी है या वाटर वीड है? तो दे आर एट, बोलो, first trophic level. Just to keep this is, they are first trophic, this is second trophic level, this is third trophic level, this is fourth trophic level and that is fifth trophic level. अगर इधर से चले, this is first trophic level, this is second trophic level, this is third trophic level, this is fourth। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये एक फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर है और एक फूड चेन में फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर है। मेरी बात समझ में आई है? ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये है कि भाई एनर्जी लेवल, कि वो किस एनर्जी लेवल पे, जो सबसे पहले वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी होल्ड कर रहा है, फिर आगे वो एनर्जी पास ऑन करेगा, कम हो जाएगी तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा, और हर लेवल पर एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद कंज्यूमर इसके हिसाब से बनाए, कंज्यूमर के हिसाब से बनाए तो मैं इसको ब्लू से कर देता हूं। ये कंज्यूमर नहीं है, दिस इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर जो फीड कर रहा है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर और वन नॉट कंज्यूमर। देन प्राइमरी के ऊपर जो फीड कर रहा है दैट इज टू नॉड, दैट इज टू नॉड या सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी के ऊपर जो फीड कर रहा है दैट इज थ्री नॉड या टर्शरी कंज्यूमर। बात समझ आ रही है? और टर्शरी के ऊपर जो फीड कर रहा है दैट इज क्वार्टरनरी कंज्यूमर। मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चों, मेरे निहालों, अगर आप बात को गौर से समझेंगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ट्रोफिक लेवल और जो कंज्यूमर लेवल है उसमें एक नंबर का फर्क आ जाता है। ट्रोफिक लेवल और कंज्यूमर लेवल में एक नंबर का फर्क आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आती है? ट्रोफिक लेवल स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर के लेवल से। बेटा ट्रोफिक लेवल स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर के लेवल से, जबकि कंज्यूमर लेवल प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि उसमें प्लांट और प्रोड्यूसर्स एंड देन फिर कंज्यूमर लेवल आ जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? मजीद आप रीड करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार जो समराइज नोट्स मैंने दिए हैं उसमें से पढ़ लें। अब चलो मैं ये सवाल करा भी देता हूं तुम लोगों को। चलो, स्टेट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस फूड वेब। इस फूड वेब के लिए, अच्छा वेब पता है ना, जहां पर मल्टीपल फूड चेन्स कनेक्टेड होती हैं वो फूड वेब कहलाती है। ऐसा नो, जहां पर मल्टीपल फूड चेन्स कनेक्टेड होती हैं वो फूड वेब कहलाती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी फूड चेन के लिए क्या होता है? सन होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है कंप्लीट टेबल 2.1 बाय राइटिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन दिस फूड वेब इन ईच डिस्क्रिप्शन। प्रोड्यूसर कितने हैं? दो हैं। कैन यू सी दीज टू आर प्रोड्यूसर्स? कैन यू सी दैट दीज टू आर प्रोड्यूसर्स? अब उसने बोला सेकेंडरी कंज्यूमर्स कितने? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कितने हैं? तो सेकेंडरी कौन से होते हैं भाई? ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी कौन होता है? जो प्राइमरी पे फीड करता है। तो ये आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर होगा या ये आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सो हाउ मेनी सेकेंडरी कंज्यूमर्स डू वी हैव हियर? बेटा ये मुफ्त के नंबर होते हैं, आप डर डर के ना काम खराब ना कर लेना। टू है। अब आ जाओ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं बेटा? कार्निवोर्स कौन कौन होते हैं? जो एनिमल्स पे फीड करते हैं। तो देखें एनिमल पे कौन फीड कर रहा है, जरा गौर से देखें। ये एनिमल पे फीड कर रहा है तो दैट इज कार्निवोर। ये इस पर फीड कर रहा है दैट इज अनदर कार्निवोर। ये इस पर फीड कर रहा है दैट इज अगेन कार्निवोर। ये भी एनिमल पे फीड कर रहा है दैट इज कार्निवोर। एंड ये भी एनिमल पे फीड कर रहा है दैट इज कार्निवोर। वन,
ये दिस इज फीडिंग 1, 2, 3 एंड 4। क्या ये कार्निवोर्स कहला सकते हैं? नो, बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन द प्लांट। तो हाउ मेनी कार्निवोर्स डू वी हैव? हाउ मेनी कार्निवोर्स डू वी हैव? 4। इज दिस क्लियर? अब देखो यहां सवाल पूछा, किसी ने पूछा था द हॉक फीड्स एट टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अभी मैंने बताया था सेकेंडरी कंज्यूमर। अरे भाई व्हाट इज डिफरेंट इन दिस, व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस? जो भाई देखो, पहले दिमाग में समझ लो कि एक प्रोड्यूसर लेवल है और एक कंज्यूमर, एक एक ट्रॉफिक लेवल है। खुदा के बंदो, इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। दो अलग बातें। आप किसी एक वक्त में एक की बात करेंगे। अगर आप कंज्यूमर का वर्ड यूज कर रहे हैं तो यू कम लाइक प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है जी। और अगर आप ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे तो वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर कम्स एट अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी लेवल, मैंने आपको बताया ट्रॉफिक लेवल आर एनर्जी लेवल। सो एनर्जी लेवल यहां से शुरू हो रहे हैं ट्रांसफर होना। तो फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड ट्रॉफिक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो बच्चे कह रही है सर सेकेंडरी कंज्यूमर समझ में नहीं आया, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो प्रोड्यूसर पे फीड करता है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो प्रोड्यूसर पे फीड करता है। यस और नो? अब सवाल पर आ जाओ। कहता है द हॉक फीड्स एट टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। देखो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो हॉक के दो ट्रॉफिक लेवल है, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। कैसे? ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है तो दिस इज एट अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज एट अ सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज एट अ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इन दिस फूड चेन, ये जो फूड चेन वाटर वीट से स्टार्ट हो रही है इसके हिसाब से ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर है। जबकि जो फूड चेन स्टार्ट हो रही है एल्गी से, तो आप देखें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इज इट कमिंग एट टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स? यस और नो? Is it coming at different fifth trophic level in with regard to this? Yes. तो यही बात उसने पूछी है कि भाई use this to explain this statement। तो आप यही बताओगे कि भाई दो नंबर है, बच्चों वाले नंबर मिल रहे हैं आपको। क्या बताओगे कि भाई जो फूड चेन वाटर वीट से स्टार्ट हो रही है वहां पर जो हॉक है वो थर्ड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है, और जो फूड चेन एल्गी से स्टार्ट हो रही है वहां पर वो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर आ रहा है। यस? कैन यू ऑल कॉम्प्रीहेंड दैट इंफॉर्मेशन? यस और नो बेटा? कैन यू ऑल कॉम्प्रीहेंड विद दैट इंफॉर्मेशन बच्चों? ओहो, एक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है और एक फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल है। यस और नो? अच्छा मुझे बताएं, ज्यादा एनर्जी से कहां से मिलेगी? ये वाली चेन से ज्यादा एनर्जी मिलेगी जिसमें फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है, या ये वाली चेन से ज्यादा एनर्जी मिलेगी जहां फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है? ऑब्वियसली फोर्थ। एग्जाम में पूछता है वाई 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 वाई। आप बोलोगे लेस, लेस levels are involved, less loss of energy in radiation, in movement, and in metabolic activities, therefore more energy is transferred। Less energy losses, less metabolic activities, less trophic levels involved, less trophic levels involved। ठीक है, therefore more energy is transferred till the hawk। yes? ठीक है, तो यहां मैं लिख भी देता हूं, एनर्जी ट्रांसफर वाली बात मैंने पीछे समझाई थी ना, ये एनर्जी ट्रांसफर वाली बात मैंने आपको समझाई थी। यहां मैं लिख भी देता हूं एनर्जी ट्रांसफर वाली बात, यहां दोबारा लिख देता हूं कि एनर्जी ट्रांसफर जो होती है, लेस ट्रोफिक लेवल्स, लेस एनर्जी लॉस, लेस मेटाबॉलिक लॉस ऑफ एनर्जी, प्लस रेडिएशन, मोर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। आर वी गुड टू गो? ये बात दिमाग में भेजे में घुस जाती है? अबे हाँ ना बोल यार, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब मेरे बच्चे अब आ जाएं उन सवालों पर जो अगेन एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के सवाल में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। एंड दैट हैज, देखो मैथमेटिकल क्वेश्चन या बाकी चीजें जो हर सवाल हर साल अलग आ रही है उनकी बात नहीं कर रहा। अब आ जाओ कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी सवाल जो किसी एनिमल की कंजर्वेशन से रिलेटेड आएगा, किसी ऑर्गेनिज्म की कंजर्वेशन से रिलेटेड आएगा। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है?
कंजर्वेशन का मतलब कि उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखो दो बातें हो सकती हैं। आप प्लांट की कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। आप आप टेरिस्ट्रियल एनिमल की कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। आप एक्वेटिक एनिमल की कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। तीन तरह की कंजर्वेशन आ सकती है। तीन तरह की कंजर्वेशन पे आ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर वही मेरा बच्चा अहमद शफीक को ये बात कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। अहमद शफीक, पेपर कैसा हुआ आज तुम्हारा? तुमने अपडेट नहीं किया यार मुझे। नहीं, बल्कि किया था। अबे भाई, मैं आपको रैंडमली टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, सवाल थोड़ी देख रहा हूँ। अब प्लांट की कंजर्वेशन से रिलेटेड बात आएगी तो आप क्या कहोगे बेटा? अगर प्लांट को बचाने की बात आएगी तो आप क्या कहोगे? डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, यस और नो? डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, प्लांटेशन ड्राइव चलानी है। प्लांटेशन क्या चलनी है? ड्राइव चलानी है, यस और नो? और दो पॉइंट हर जगह कॉमन है, लेजिस्लेशंस करनी है, कवानीन बनाने, लेजिस्लेशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। इसी तरह एजुकेट पीपल, ये दो पॉइंट्स हर जगह फिट हो जाएंगे, हर कंजर्वेशन में फिट हो जाएंगे। एजुकेट पीपल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, ये दो पॉइंट्स हर जगह फीड हो जाएंगे अगर प्लांट को जी एजुकेट या पब्लिक अवेयरनेस। इसी तरह अगर किसी किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की कंजर्वेशन की बात हो रही है जो जमीन पे रहता है, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, देखो ये तो मैं मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बायोलॉजी के समराइज नोट्स दिए हुए हैं बेटा, तो समराइज नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। लेकिन इकोलॉजी से जो रिपीटेड कंसेप्ट हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, इसी तरह किसी ऑर्गेनिज्म, कोई जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को अगर आपने वो करना है, कंजर्व करना है, तो अगेन क्या करेंगे? सबसे पहले वही कौन से दो पॉइंट? एजुकेशन, एजुकेट एंड अवेयरनेस, ठीक है, लेजिस्लेशंस, कंट्रोल हंटिंग, कीपिंग एनिमल इन जू। बेटा जब कोई एनिमल दुनिया से खत्म हो रहा होता है तो हम उसे जंगलों में छोड़ नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं बेटा बोलो? हम उसे जू में ले आते हैं फॉर क्लोज मॉनिटरिंग। हम उसे जू में ले आते हैं ताकि हम उसको क्लोजली क्या कर सकें? मॉनिटर कर सकें, फॉर क्लोज मॉनिटरिंग। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं। व्हाट इज कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम? बेटा समराइज नोट्स में और मेरे इकोलॉजी के नोट्स में मैंने समझाया हुआ है। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब है कि जब आप उसको लेकर आ गए अब लिमिटेड कैपेसिटी में, जैसे ही आपने देखा कि वो सेहतमंद हो गया है तो आप उसके ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाएंगे ताकि उसकी नस्ल चलाई जा सके। जिसके लिए मैंने आपको बताया था दो तरह के मेथड होते हैं, आईवीएफ और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हुए तो आईवीएफ और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के वर्ड्स याद कर लो। आईवीएफ क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, कि आप उसके स्पर्म लोगे, एग लोगे फीमेल का, टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना के इम्प्लांट कर दोगे। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में डायरेक्टली स्पर्म लोगे, मेल से स्पर्म निकालोगे और फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दोगे। यस, यू आर नॉट सपोज टू नो डिटेल्स ऑफ दीज प्रोसेसेस, बट बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप किसी टेरिस्ट्रियल लैंड के ऊपर बात कर रहे होंगे तो याद रखें, एजुकेशन, लेजिस्लेशन, कवानीन बनाना, ये तो हर जगह कॉमन है। कंट्रोल हंटिंग, ठीक है जी, की या कंट्रोल हंटिंग के साथ साथ आप कह सकते हैं फाइन्स, हैवी फाइन्स, हैवी हैवी फाइन्स ऑन हंटिंग। अगर कोई ऐसा एनिमल है उसके उसकी हंटिंग पर पाबंदी लगाएं और हैवी फाइन्स लगाएं। क्या कहा मैंने बेटा? और इसी तरह अगर वो एनिमल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसको जू में लेकर आ जाएं फॉर क्लोज मॉनिटरिंग, इंटेंसिव केयर, और फिर वहां उसके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाएं। जिसका मतलब है कि जैसे ही आपको लगे कि हालात जो है बेहतर हो गए तो आप उसको, इससे पहले कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, या तो आईवीएफ के थ्रू या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू आप उसकी ब्रीडिंग करवाएं ताकि उसकी जीन्स बाकी रहे, उसकी नस्ल बाकी रहे और उसकी औलाद ली जा सके। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो दिस इज द कंजर्वेशन मेथड। इसी तरह फिशेस के बारे में बहुत आया है मेरे ख्याल में। अगर ऐसी स्क्रॉल करूं ना तो फिशेस के बारे में आपको जगह जगह सवाल नजर आ जाएंगे। देखो सस्टेनेबल रिसोर्स का सवाल देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, सस्टेनेबल रिसोर्स का सवाल यहाँ रिपीट हो रहा है।
आधा एक घंटा लगेगा। आप नीचे फिरो। पास नहीं हो रही आप। हाँ दे दो। बात समझ गए बेटा, नहीं समझ गए? अच्छा जी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जी जी आर्टिफिशियल। अच्छा भाई, अब फिशेस पे आ जाए, फिशेस के सवाल बहुत आते हैं। फिशेस के लिए क्या करना है? नंबर वन बोलो बेटा। अभी मैंने ट्रिक बताई, क्या है नंबर वन ट्रिक? वही एजुकेशन, एजुकेट, अवेयरनेस, है ना? एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसके अलावा लेजिस्लेशंस। इसके अलावा, इसके अलावा ओवर फिशिंग को आपने क्या करना है? ओवर फिशिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है? ब्रीडिंग सीजन, फिशेस के जो ब्रीडिंग सीजन है, उसमें आपने, ब्रीडिंग सीजन में आपने फिशिंग नहीं करनी है। यस। इसी तरह आपने स्मॉल साइज के नेट यूज करने हैं, स्मॉल साइज फिशिंग नेट्स। क्यों स्मॉल साइज फिशिंग नेट्स? क्यों? ताकि उसमें, सॉरी स्मॉल साइज कह रहा हूं, ओहो स्मॉल साइज नहीं, आपने आपने सूटेबल या बिग साइज के फिश नेट्स यूज करने हैं। क्यों? ताकि जब आप, बड़ा नेट होगा तो सिर्फ उसमें लार्जर फिश फंसेगी ना, छोटी नहीं फंसेगी। जब छोटी नहीं फंसेंगी तो इवेंचुअली वो छोटी है अभी, अभी अगर आपने उनको पकड़ लिया तो बड़े कैसे होंगे? बड़े नहीं होंगे तो फिर फूड रिसोर्स नहीं बनेंगे। बात समझ आ रही है? ये सारा कुछ करना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर मेरा बच्चा? पेनल्टीज, ये पेनल्टीज भी आप हर जगह लगा सकते हैं, बिल्कुल पेनल्टीज, पेनल्टीज लगा सकते हैं, फाइन्स लगा सकते हैं ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग करने को। यस। तो कंजर्वेशन या तो प्लांट की आएगी या टेरेस्ट्रियल एनिमल की, या जो है ना वो एक्वेटिक एनिमल की। तो यू आर गोइंग टू हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? अच्छा। इसी तरह मेरे बच्चे, इकोलॉजी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो है प्लास्टिक्स का। ये भी बहुत आता है। प्लास्टिक के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? देखो, प्लास्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? यानी आर नॉट डीकम्पोज्ड, प्लस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो अब इससे क्या होगा बेटा? आपको इसके एटमॉस्फेयर में और आपको पानी में, या दोनों मिलाकर आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका क्या इंपैक्ट है। तो भाई एटमॉस्फेयर में क्या मसला है? नंबर वन, अगर हम डंप करते हैं, लैंड डंप करते हैं, अगर डंप करते हैं प्लास्टिक को यूज करने के बाद, तो ये लैंड फिल करता है, डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं होता। अगर हम इसको बर्न करते हैं, तो बर्न करने से ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है, जो हार्मफुल हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। यस और नो बेटा? यस और नो? अच्छा। इसी तरह अगर आप बात करते हैं वाटर की, तो आप कहते हैं वाटर में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। ब्रेक इट इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, बच्चों बात समझ आ रही है? ये उन्हें अपना फूड समझ के दे मिस्टेकनली रिकॉग्नाइज देम एज ए फूड, एंड वो प्लास्टिक उनको चोक कर देता है और दे डाई। मोर ओवर, प्लास्टिक क्या करता है? सरफेस पर होता है, तो सरफेस को ब्लॉक कर देता है। सरफेस को ब्लॉक करने से सनलाइट क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। और जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो यू नो वेरी वेल कि दिस आल्सो कैन रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। यस और नो?
दिस ऑल्सो कैन रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। वही ना कि अगर सनलाइट ब्लॉक हो गई तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इवेंचुअली यूट्रोफिकेशन हो जाएगी। यस। तो बेटा प्लास्टिक से रिलेटेड ये बातें अभी मैं जब रिवाइज कर रहा हूं जल्दी जल्दी दिमाग में बैठ रही हैं बच्चों, या नहीं वर्जी? ये बातें समझ में आ रही हैं कि एटमॉस्फेयर में आपने किन बातों का बात करनी है? ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो फायदा पहुंचाना आपको मकसद है वो अल्लाह ताला आपको पहुंचा दे। आर वी गुड टू गो? कंजर्वेशन वाली बात भी समझ में आ गई? ठीक है। प्लास्टिक वाली बात भी समझ में आ गई? ठीक है, सही है। यूट्रोफिकेशन वाली बात भी समझ में आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, हाउ एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ में आ गए? एग्रीकल्चरल लैंड वाली बात भी समझ में आ गई? एग्रीकल्चरल लैंड, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या एस्पेक्ट हैं? ट्रोफिक लेवल वाली और कंज्यूमर लेवल वाली बात भी समझ में आ गई? ट्रोफिक लेवल वाली और कंज्यूमर लेवल वाली बात भी समझ में आ गई? बेटा बायोलॉजी में देखो, अगर कोई बच्चा ये एंजाइटी फील कर रहा है ना, तो आप सब जानते हैं, आपको पता है कि मुश्किल नहीं है बट कंटेंट ज्यादा है। ये बात तो आपको डे वन से कही थी ना मैंने कि कंटेंट ज्यादा होगा। समराइज नोट्स हैं, उनके ऊपर रिलाई करें, अच्छे से रिवाइज करें। प्रैक्टिस से ज्यादा इस वक्त देखो थ्योरी पेपर में ना, प्रैक्टिस करने से ज्यादा अब इतने कम टाइम में प्रैक्टिस पर आप नहीं जा सकते क्योंकि इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो रादर यू कैन रिलाई ऑन जस्ट गोइंग थ्रू थिंग्स अगेन एंड अगेन। और अगर कोई चीज आपने बिल्कुल छोड़ दी है ना, तो नाउ यू डोंट हैव टाइम कि आप उसके ऊपर तवज्जो लगाएं। रादर उसको अगर कोई शॉर्टकट से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो अच्छे से पढ़ लिया है ना बेटा, वही बार बार रिपीट करें, ताकि अगर वो लिखने के लिए आ जाए तो फिर आप उसमें गलती ना करें। इज दिस क्लियर? नाइट्रेट्स वाला एस्पेक्ट भी मैंने कवर कर लिया। ओके ठीक है, यूट्रोफिकेशन वाला भी बता दिया। ओके 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 ओके, एक मिनट, मैं कुछ देख रहा हूँ, जरा सबर करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बता दिया, हैबिटेट लॉस और ये सब भी बता दिया, डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट भी बता दिया, ग्लेशियर मेल्ट होने का भी बता दिया आपको। अच्छा, ये भी बता दिया कि पानी के अंदर जब डिकम्पोजिशन करनी होगी तो डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया काम आते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं। बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। एनर्जी ट्रांसफर वाली बात भी बता दी, उसमें भी कोई मसला तो नहीं है? यस और नो? क्लियर? अच्छा, आप बोल रहे होंगे मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा बच्चा, मैंने तमाम पास पेपर्स को ना, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैंने 2019 से 25 तक के वो एक तरफ किए हुए थे, एंड आई वाज गोइंग थ्रू कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तो इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट सारे रिपीट हुए हैं ना बेटा, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जो कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिपीट हुए हैं, वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। समझ आ रही है भाई? तो ये अभी आपने जो 50 मिनट में देखा ना, ये अल्लाह ने बहुत बड़ा काम कराया है। मैं बायोमास वाली बात भी बता देता हूँ, टेंशन ना लो बेटा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो, क्या याद करोगे? बायोमास वाला मसला है, अल्लाह के हुक्म से वो भी हल कर दें। अल्लाह के हुक्म से वो भी हल कर दें। चलो करते हैं, करते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन 25। अच्छा, पहले एक सवाल ये वाला देख लो, एक सवाल ये वाला देख लो, फिर बायोमास वाला सवाल भी कराता हूँ, ठीक है? इकोसिस्टम से जान छूट जाएगी, इकोसिस्टम से जान छूट जाएगी। सही भी वन अनदर फूडवेयर क्वेश्चन। भाई फूडवेयर के बहुत क्वेश्चन है, आप खुद एक एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें, ये देख लें, ये बहुत अच्छा सवाल है। कहता है रेन डेयर lives in arctic where there are no trees, in some months of the year reindeer eat mostly grasses, ferns and mosses। मॉसे ग्रासेस खाता है, फर्न खाता है, मॉसेस खाता है। ये तीनों चीजें खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुई प्रोड्यूसर लेवल पर, यस और नो? या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल? प्रोड्यूसर लेवल या बोलो बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और ये इसको खा रहा है, इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर। बोलो बेटा, ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल? यस और नो बेटा? अब बात समझ में आ रही है? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हुआ? यस। अब कहता है रेन डियर आर ईटन बाय वोल्व्स एंड ब्राउन बियर्स, कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब
टू शो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन दिस इकोसिस्टम। बहुत आसान हो गया भाई। तीन तरह के प्रोड्यूसर थे, ग्रास, फर्न्स थे, मॉसेस थे। इन तीनों पर कौन फीड फीड कर रहा था बेटा? रेनडियर फीड कर रहा था। और रेनडियर पे कौन कौन फीड कर रहा था? वोल्स और ब्राउन बियर्स। अब बस आसान है बहुत, मेरा बच्चा सब कुछ ले। ये एरो किधर जाएगा? सारा रेनडियर की तरफ। यस और नो? एरोज का नंबर है बेटा, 4 नंबर मुफ्त के मिल रहे हैं, बासिर का सवाल है। ये रेनडियर की तरफ जाएंगे और फिर यहां से एरो जाएगा यूं, और यहां से भी एरो जाएगा यूं। अब अगर मैं तुमसे इसमें लेवल बोलूं, सबसे पहले मुझे बताओ प्रोड्यूसर कंज्यूमर लेवल बताओ। ये सारे क्या है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये दोनों क्या है? बोलो, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। यस और नो? अबे हाँ ना बोल। अच्छा, इसी तरह अगर मैं तुमसे ट्रोफिक लेवल पूछूं, फहद ट्रोफिक लेवल बता बेटा, ट्रोफिक लेवल के हिसाब से बता। तो ये सारे क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, ये भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है। यस, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल। और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। हाँ भाई राया, और ये भी थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। यस, क्लियर 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 एंड क्लियर। चलो चलो, गुड 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 गुड। अच्छा, अब मैं तुम्हें मासेस वाला सवाल करा दूं, जान छुड़ाऊं। अच्छा, सवाल नजर आ गया? चलो ये भी देख लो। इससे पहले एक और सवाल नजर आ गया, ये तो क्लासिफिकेशन है। तो अभी हमारा काम क्लासिफाई करना नहीं, क्लासिफिकेशन सबको आता है ना भाई। तो मैं उससे पहले का एक काम करा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन आया था, हाँ सेप्टोट्रॉफ फंजाई होते हैं जो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दैट्स करेक्ट। सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन थी ना, तो दैट्स करेक्ट। अच्छा भाई इधर देख लो जरा, मुझे इधर अपनी जजमेंट बताओ भाई कि कौन किस लेवल पर आएगा, जरा जल्दी से बताओ। वेब क्या दिया हुआ इसने? ओके, ड्राई एंड ओपन हैबिटेट्स आ गया। डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। ओके, आर कार्निवोर्स एंड फिगर 2.1 shows the use the visible characteristics of the organism in food web, complete the gaps to classify। क्लासिफिकेशन तो कर लोगे ना? क्लासिफिकेशन तो कर लोगे? स्कॉर्पियन कहाँ आएगा, मीरकट कहाँ आएगा, स्नेक डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स कर लोगे भाई, डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स कर लोगे। ये तो इजी है। अच्छा, उसके बाद कहता है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट माइट हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ स्नेक एंड बीटल्स। जल्दी से बताओ, स्नेक और बीटल की पॉपुलेशन को क्या होगा अगर मीकट्स वेंट डाउन हो जाए? तो आसान है भाई। अगर मीकट्स क्या है, मीकट्स कहाँ थे? ये खत्म हो जाए तो भाई स्नेक और ईगल की पॉपुलेशन के साथ क्या होगा? दैट्स वेरी सिंपल। बोलो भाई, दैट्स वेरी सिंपल। अगर ये खत्म हो जाए तो आप जानते हो कि दीज टू आर फीडिंग ऑन मीरकट। तो इवेंचुअली क्या होगा कि ईगल की पॉपुलेशन सबसे पहले इफेक्ट होगी, और उसके बाद फिर इसकी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। इन दोनों का नंबर बढ़ जाएगा, है भाई। इसका नंबर, बीटल का नंबर बढ़ जाएगा। इसके लिए फूड देखो, सारी बातें समझना। अगर मीरकट का नंबर कम हो गया, मीरकट वॉज फीडिंग ऑन बीटल एंड स्कॉर्पियन, समझना। अगर इसका नंबर कम हो गया, इसका नंबर कम हो गया, तो इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, इसकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी। यस, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये इस पर फीड करता है। तो जब ये इस पर फीड कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए फूड अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इसके लिए फूड अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका प्रेडेटर कम हो गया, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ गई। इवेंचुअली क्या होगा? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज किसका हो जाएगा? स्कॉर्पियन का। कैन यू ऑल रिलेट दैट? दोबारा समझो। सर जस्ट एक क्वेश्चन लास्ट, ये एरोस क्या शो करते हैं? अरे एरो फ्लो चार्ट है, ये शो कर रहा है। माशाल्लाह फहद, माशाल्लाह, क्या सवाल पूछा है बेटा, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। एरो शो करता है कौन किस पर फीड कर रहा है। अगर एरो ही समझ में नहीं आएंगे तुम्हें तो ये तो बहुत ही मुश्किल लगेगा। एरो ही तो बता रहा है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। एरो ही तो बता रहा है कौन किस पे डिपेंडेंट। अगर एरो ही जब भी तो तुम्हें मुश्किल लग रहा है लल्लू। एरो रैंडम थोड़ी है, ये डायरेक्शन बता रहा है कौन किस पे फीड कर रहा है, कहां से एनर्जी कहां ट्रांसफर हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल डंग पे बीटल फीड कर रहा है, समझ? डिपेंडेंट एरो। यस, एरो जब भी तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई तुमने देखा नहीं? उस डायग्राम के अंदर भी मैंने कहा, पता नहीं कहां चली गई, जो भी मैंने डायग्राम बनाई थी। चलो खैर, तो अब मुझे बताओ, इस पर अगर वो सारा कॉन्सिक्वेंस पूछे तो कॉन्सिक्वेंस क्या करोगे?
बेटा कॉन्सिक्वेंस का क्या, मीरकट कम हुआ, बता बेटा मीरकट कम हुआ, अब ये दोनों इस पर डिपेंडेंट थे, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, यस ना, मार्क्स मिल गए। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि इस पर ये फीड कर रहा था, अब ये तो है नहीं, तो इन दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लेकिन लेकिन बीटल पर स्कॉर्पियन फीड कर रहा था, बीटल पे स्कॉर्पियन फीड कर रहा था, जब बीटल की पॉपुलेशन बढ़ेगी और स्कॉर्पियन पे फीड करने वाला मीरकट नहीं है, तो स्कॉर्पियन की मजे आ जाएंगे, स्कॉर्पियन दबाकर बीटल पे फीड करेगा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज किरपन पे आए, ये स्कॉर्पियन पे आएगा। यस और नो, यस और नो बेटा, बेटा बात समझ में आ गई? ठीक ठीक, ये रिलेशन समझा लोगे, पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी, किसकी, सिर्फ जिसकी बढ़ेगी वो नहीं, जो जिस पर फीड नहीं हो रहा उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक, अच्छा एक और बात समझो, अब वो आ जाओ बायोमास वाले पे, जाते जाते मैं बार बार रुक जाता हूँ। बायोमास वाला भी एक सवाल मैंने निकाला था, मुझे पता था, रोंदू रोंदू बच्चे मेरी क्लास में बहुत है ना, रोंदू। खैर, चलो ये आ गया सवाल। शाबाश, शाबाश, यही सवाल की बातें कर रहे थे ना, इसी सवाल की बातें कर रहे थे ना बाबू, बउआ, इसी सवाल की बात कर रहे थे ना। चलो, व्हाट इज मेंट बाय प्रोड्यूसर, भाई प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, या यूं कह लें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आता है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस करता है, और बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यस और नो। ऑर्गेनिज्म, इसको कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म which which uses sunlight, डायरेक्टली सनलाइट को यूज करता है टू मेक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिस पर बाकी लोग फीड करेंगे बाय फोटोसिंथेसिस। यस, ये प्रोड्यूसर होगा, या यूं भी कह सकते हो वो ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है किसी भी फूड चेन में, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, फूड चेन क्या होती है भाई? फूड चेन पता है आपको? फूड चेन क्या होती है? व्हाट इज फूड चेन? इट इज दी इन इट इज दी flow chart that represents the transfer of energy, है ना? It is the flow chart that represents the transfer of energy from one organism to another, yes or no? Flow chart or chain that represents transfer of food slash energy from one organism to another. अच्छा, एक बात तुम लोगों को समझ में आ गई बच्चों, मैं अभी कंक्लूड भी करूंगा, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस बायोमास एंड नंबर, ये बस ये समझो, जान छूट जाएगी तुम्हारी अगर तुम्हें कंफ्यूजन है। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला दूं, देखो एक है ट्रोफिक लेवल वाला, एक है प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला, और एक है हर्बीवोर कार्निवोर वाला। ठीक है, हर्बीवोर कार्निवोर तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन प्रोड्यूसर कंज्यूमर में और ट्रॉफिक लेवल समझ गए, यहां पर प्लांट आते हैं प्रोड्यूसर की कैटेगरी में, यहां पर प्लांट आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, यहां पर फिर जो प्लांट पे फीड करता है वो क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करता है वो टर्शियरी कंज्यूमर होता है, जो टर्शियरी कंज्यूमर पे फीड करता है वो क्वाटरनरी कंज्यूमर होता है। जबकि प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, जो प्लांट पे फीड करेगा वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा, जो उस पे फीड करेगा वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। यस, यस, ओके, अब आ जाओ फाइनली। देखो भाई, पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास नाम से बताता है, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्यों कंफ्यूजन हो जाती है। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब होता है कि इसमें जो रेक्टेंगल ड्रॉ किए जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के नंबर के हिसाब से होते हैं। ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना, बोलो भाई, ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज्यादा होता है, उतना उसका नंबर वाला रेक्टेंगल बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां देखें, ट्री है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, और बर्ड्स ऑफ प्रे हैं। अब बना के एग्जाम में दिया है, और यही तुम्हें बनाने के लिए आएगा। भाई ट्री जो होता है, ट्री लिखा हुआ है ट्री, तो ट्री का जो नंबर होता है वो कम होता है। भाई अगर एक ट्री है तो नंबर में कम हो गया ना, एक ट्री है तो नंबर में क्या हो गया? कम हो गया। तो आप देखें कि इसका नंबर वाला रेक्टेंगल कितना छोटा बना हुआ है। अबे हाँ ना बोल यार,
इसी तरह इंसेक्ट जो होते हैं, वो जो ट्री पर फीड, इंसेक्ट जो उस ट्री पर फीड कर सकते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखें उसका रेक्टेंगल बड़ा बना हुआ है। यस और नो? अरे भाई, आपको देखो, जैसे फूड चेन होती है ना, इसी तरह पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है। ठीक है जी, कि अगर एक ट्री है, ट्री पे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, इंसेक्ट पे बर्ड फीड कर रहे हैं, बर्ड पर बर्ड का प्रे फीड कर रहा है। समझ आ रही है बात? देखो जिस तरह एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, इसी तरह से इस एनर्जी ट्रांसफर को ही हम पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ लो, एनर्जी ट्रांसफर को ही, जिस तरह एनर्जी ट्रांसफर को हम ट्रोफिक लेवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो, करते हैं ना, ट्रोफिक लेवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह एनर्जी ट्रांसफर को हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के रिलेशनशिप में शो करते हैं। इसी तरह एनर्जी ट्रांसफर को शो करने का एक तरीका होता है पिरामिड ऑफ, बोलो, नंबर, और एक टाइप बायोमास। समझ आ रही है बात? ये सब एनर्जी ट्रांसफर को शो करने के तरीके हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर एक फूड चेन है जिसमें एक ट्री है, ट्री पर इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, इंसेक्ट पे बर्ड फीड कर रहे हैं, और बर्ड्स पे बर्ड्स ऑफ प्रे फीड कर रहे हैं, तो कैसा बनेगा भाई पिरामिड ऑफ नंबर? तो ये नंबर पे डिपेंडेंट है भाई। ट्री इकलौता था, एक ट्री पर फीड कर रहे हैं, तो उसका नंबर बहुत कम था। एक ट्री पर फीड करने वाले इंसेक्ट बहुत ज्यादा है, तो बेटा उनका ट्राइंगल बड़ा बना, सॉरी उनका रेक्टेंगल। फिर इंसेक्ट जितने ज्यादा होंगे, बर्ड उससे तो कम होंगे ना भाई। इंसेक्ट्स के मुकाबले में बर्ड जो उसमें फीड करेंगे, उनका उनका नंबर कम होगा, क्योंकि एक एक बर्ड बहुत सारे इंसेक्ट खा सकता है। हाँ भाई दिव्या, एक एक बर्ड बहुत सारे इंसेक्ट, यस और नो भाई, एक ट्री को बहुत सारे इंसेक्ट खाते हैं, तो इंसेक्ट का नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है। फिर बहुत सारे इंसेक्ट को एक एक बर्ड खा जाता है, तो बर्ड में देखो नंबर का ट्राइंगल छोटा, रेक्टेंगल छोटा हो गया, रेक्टेंगल छोटा हो गया, यस और नो। और फिर उन बर्ड्स को जो खाएंगे वो उनसे कम होंगे, क्योंकि अगर हम मुर्गी खाते हैं, एक शख्स कितनी कितनी मुर्गी खा जाता है, यस और नो? तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द शेप बेटे? कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर? अब जब इसी चीज, बेटा क्या मेरी क्लास के सारे बच्चों को पिरामिड ऑफ नंबर वाली ये वाली बात समझ में आ गई? दिस इज दी अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ट्रांसफर। ट्री का नंबर कम था, उस पर फीड करने वाले इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। एक ट्री पर बहुत सारे इंसेक्ट फीड कर सकते हैं, एक बहुत सारे एक बर्ड बहुत सारे इंसेक्ट पे फीड कर सकता है, और फिर उसके प्रे उससे भी कम होंगे। क्लियर 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 भाई? बर्ड्स ऑफ प्रे ऐसी समझ लो ना यार, हम ट्री पर इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को बर्ड खा रहे हैं, बर्ड को हम खा रहे हैं, मुर्गियां खाते हैं ना हम, मुर्गियां खाते हैं ना हम, तो जाहिर है अगर बर्ड को हम खा रहे हैं, तो एक इंसान ज्यादा मुर्गियां खा सकता है, हमारा नंबर कम है, बर्ड्स का नंबर ज्यादा है। क्लियर? अब इसी चीज को, बहुत बेहतरीन एग्जांपल आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी चीज को बायोमास में देख लो। बायोमास इज नॉट अबाउट नंबर, इट इज अबाउट द मास ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मास ऑफ दैट, ये जो नंबर था ना, इस नंबर के हिसाब से मास। अब समझो, नंबर के हिसाब से मास, देखो एक ट्री है, नंबर में कम है, लेकिन उस ट्री का मास बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा, बोलो? उस ट्री का मास बहुत होगा, नहीं होगा? पिरामिड बनाया है, मास ज्यादा है, यस और नो? अरे बोलो यार, ट्री लिखा हुआ था, ट्री का मास सबसे ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाए इंसेक्ट। जाहिर है इंसेक्ट्स का नंबर तो बहुत ज्यादा था, और अगर उस नंबर को हम बायोमास में कन्वर्ट कर दें, तो वो ट्री के बराबर तो नहीं होगा ना, बोलो भाई? नंबर बहुत ज्यादा था। इस चीज को ध्यान में रख के ये बनाना बेटा, इस चीज को ध्यान में रख के बनाना। ट्री का नंबर कम था, बट वी ऑल नो कि ट्री का मास बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए सबसे चौड़ा ट्राइंगल उसी का, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूं मैं, रेक्टेंगल उसी का बना। यस। फिर हमने कहा कि इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा था, एंड दे विल मेक इंसेक्ट they will make significant but not equal to the tree. बोलो, not equal to the tree. ठीक बेटा, मरीना इसको कंफ्यूज कर रहे हो, एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि बायोमास हमेशा ना वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बनता है, यानी बायोमास में ऊपर नीचे नहीं होती चीजें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पतला है, फिर चौड़ा आ गया, फिर पतला आ गया, फिर पतला आ गया, ये एक तरीका याद रखने का नहीं। तो देखो देखो समझो, इंसेक्ट के इस नंबर के मास की बात कर रहे हैं हम लोग, इंसेक्ट के इस नंबर के मास की बात कर रहे हैं हम लोग।
अगर इंसेक्ट का इतना ज्यादा नंबर है तो उसका बायोमास ट्री जितना तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल होगा तो ना। यस और नो? बोलो बेटा। ठीक। अब उसके बाद बर्ड का नंबर और कम था। बोलो बेटा। बर्ड का नंबर और कम था, तो जब बर्ड का नंबर और कम है तो यहीं पर मैक्सिमम बच्चा फंस जाता है। देखो, इंसेक्ट का नंबर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसका बायोमास जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। ठीक। और बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स का नंबर ऑलरेडी कम था, तो जब इस नंबर में हम बायोमास लेकर आएंगे यदि टोटल मास, तो मेरे बच्चे वो बायोमास बहुत ज्यादा नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट जहां पर बच्चे देखो, यू नीड टू कोरिलेट दीज टू, वरना तो लसन लग जाएंगे। बर्ड का नाम इसीलिए देखो, जो बर्ड्स ऑफ प्रे है, बर्ड ऑफ प्रे, उसका नंबर बहुत ही कम था। नंबर बहुत ही कम था तो बायोमास भी कम है। बायोमास भी क्या है? कम है। तो अच्छा, एक शॉर्टकट याद रखें कि बायोमास में मसला नहीं होता। बायोमास तो बनता है सीधा सीधा, मसला होता है पिरामिड ऑफ नंबर में। उम्मीद करता हूं कि ये रेफरेंस, क्योंकि एग्जामिनर नहीं बना के दिया हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। यस। यस। देखो, इतने ट्री का मास बहुत ज्यादा, इतने सारे इतने सारे इंसेक्ट्स का मास ट्री के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अच्छा खासा होगा। यस। फिर बर्ड के नंबर की अगर हम बात करें तो बर्ड का नंबर बहुत कम था, जिसकी वजह से उसका बायोमास उसका बायोमास अच्छा खासा ही है, ना ही इन जितना है। आप इंडिविजुअल इंसेक्ट से कंपेयर का, इंडिविजुअल से प्लीज कंपेयर मत करें, फिर तो आप गलत बनाकर आ जाए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इसी तरह इसका नंबर बहुत कम था, और इसीलिए जब आप इसके ड्राई मास पे जाएंगे तो वो भी बहुत कम होगा। ये बिल्कुल, मैं आपको कल ही समझाता हूँ। तो कहते हैं दोनों मिल गए सर, तो आप बताएंगे कि भाई ट्री हैज अ लार्जर मास, सो देयरफॉर लॉन्ग रेक्टेंगल इज ड्रॉन, है ना? Tree has the largest mass, therefore the bigger rectangle has drawn for the tree in the pyramid of biomass. However, there is only one tree, so a short rectangle or a smaller rectangle is drawn in the pyramid of number. In the pyramid of number, yes or no? इसी तरह आप बोलेंगे insects have a great amount of number which feeds on the tree. Therefore, the pyramid of number of insects is drawn the largest. However, this large amount of insects do not make the mass equal to tree. Therefore, the pyramid of mass is drawn shorter than the pyramid of tree, than the rectangle of tree. Can you comprehend that? Can you comprehend that? Yes. आई बात समझ में या नहीं आई? ये लिख दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। चलो मैं लिख देता हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई ना, जो मैंने यहाँ लिखी थी, बल्कि इसके नीचे लिख देता हूँ। देखो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहाँ कर देते हैं। यहाँ छोटा छोटा लिखते हैं। ट्री के लिए, एज ट्री हैज लार्जेस्ट मास, देयरफॉर ब्रॉड रेक्टेंगल या लार्ज रेक्टेंगल is drawn in biomass. However, because बेटा बात समझ में आ गई, there is only one tree, very small rectangle, बेटा बात समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रही है? is drawn in pyramid of number. ये बात समझ में आई पहली वाली? ये बात समझ में आई बेटा? ट्री वाली बात समझ में आई? ट्री वाली बात समझ में आई कि ट्री का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए बायोमास वाले में बड़ा रेक्टेंगल बनाया, और नंबर एक ही है इसलिए बहुत कम बनाया। इज दिस क्लियर? आगे चलो।
अगर यही बात इंसेक्ट्स के लिए लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे इंसेक्ट विच फीड ऑन अ ट्री, insects which are feeding on a tree are way too large in number, therefore इनका pyramid of number सबसे बड़ा बना है। जबकि together these insects has a significant biomass but not equal to tree, therefore the rectangle is shorter than the rectangle of the tree. Yes or no? आई बात समझ में? तो लेट मी राइट फॉर इंसेक्ट्स नाउ। यहां मैं इंसेक्ट के लिए लिख देता हूं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है? बिकॉज large number of insects feed on a tree, क्या पता यही सवाल आ जाए। therefore largest rectangle in pyramid of number is drawn for insects. However, together these insects make significant biomass. अच्छा, मैं बायोमास में तुम्हें एक चीज और एक चीज और आसान कर दूं। बायोमास इज द ड्राई मास ऑफ द बॉडी। बायोमास इज द ड्राई मास ऑफ द बॉडी। तो इससे भी बात समझ में आएगी कि बायोमास, देखो ट्री जो है ना वो ड्राई मास में ही बहुत ज्यादा होगा। ट्री जो है वो ड्राई मास में ही बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप बर्ड की बात करें या प्रे की बात करें तो हमारा ड्राई मास काफी कम होगा। यस और नो? ठीक है। तो however biomass makes significant biomass but not equal or greater than tree। बेटा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई तुम लोगों को या नहीं आई? इंसेक्ट वाली बात समझ में आई? बिकॉज इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीड ऑन अ ट्री, देयरफॉर लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन pyramid of number is drawn for the insect. However, together these insects make significant biomass but not equal or greater than tree। तो इसीलिए वहां पर आप देखें यहां पर छोटा नंबर बना है। इज दिस क्लियर? अब आ गई बात थोड़ी थोड़ी समझ में या नहीं आई? अब ये पिरामिड ऑफ नंबर वंबर वाली बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब ये जो मैंने हैंड रिटन चीजें लिखी हैं ये मैं अभी आपके ग्रुप पे शेयर करवा देता हूं। इकोलॉजी में जितनी भी रिपीटेड चीजें थी खत्म हो गई। मैंने 2019 से ये सारे सवाल जो रिपीटेड थे ना निकाल के रखे थे। ये सारे 2019 से लेकर 25 तक की बात थी। ये सारे सवाल जो इकोलॉजी से रिलेटेड थे, जो रिपीट हुए, जो रिपीट हुए हैं ना, जो थ्योरी से आ रहे हैं, ये सारे मैंने कवर कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह इस सवा घंटे के अंदर। सही है जी। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मैथ के पेपर के बाद मुलाकात होगी और उस वक्त मैं इनहेरिटेंस के इसी तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है? इनहेरिटेंस के इसी तरह के सवाल करा दूंगा। ठीक? चलें, तो ये मैं ये शेयर भी कर देता हूं। ठीक? चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।